जय जिनेंद्र। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो चुका है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अधिक पूछे जाएंगे। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इनको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आपको बुक की एक एक लाइन का मीनिंग पता हो। और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये मॉड्यूल तैयार किया गया है। अध्याय 3, मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में आपको क्या करना है कि बुक को लेकर बैठना है और जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपको अपनी बुक में भी अंडरलाइन करना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में से ही है कि मुद्रा विनिमय का सर्वमान्य माध्यम है। तो आपका क्वेश्चन हो गया कि विनिमय का सर्वमान्य माध्यम क्या है। आंसर हो जाएगा मुद्रा। इसके अलावा इसमें एक स्टोरी दी हुई है छोटी सी, वो मैं बता देती हूँ, उसको ज़्यादा याद करने का नहीं है। स्टोरी में ये दिया है कि मुद्रा की आवश्यकता तभी होती है जब कोई व्यक्ति, मतलब समाज में कई लोग हैं। मान लीजिए कि किसी टापू में जाकर कुछ लोग रहते हैं, ये वो एक ही परिवार के हैं, तो उन्हें मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी। मुद्रा की आवश्यकता तभी होती है जबकि बहुत सारे लोग किसी समाज में किसी स्थान पर होते हैं। इसके बाद है आपका इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो मुद्रा है वो वस्तु भी, मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था कि मुद्रा नहीं चलती थी, तो उस समय विनिमय कैसे होता था? वस्तु विनिमय से होता था। वस्तु विनिमय यानी एक व्यक्ति है, इसके पास कुछ वस्तुएं हैं, ये दूसरा व्यक्ति है, इसके पास भी कुछ वस्तुएं हैं, इसने अपनी वस्तु इसे दे दी, बदले में इसकी वस्तु इसने ले ली, तो ये क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय। तो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होगा कि मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को क्या कहते हैं? मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को क्या कहते हैं? तो वो क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय। अब वस्तु विनिमय की कठिनाई क्या थी कि इसमें दोहरे संयोग की आवश्यकता होती थी। दोहरा संयोग यानी इस व्यक्ति की वस्तु की आवश्यकता इस व्यक्ति को हो और इसकी वस्तु की आवश्यकता इस व्यक्ति को हो, तभी दोनों के बीच में विनिमय संभव होता है। तो वस्तु विनिमय में कई कठिनाइयाँ व्याप्त थीं। तब फिर धीरे धीरे चल के क्या हुआ कि मुद्रा जो है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हुई तब वैसे वैसे मुद्रा प्रचलन में आई। अब आता है आपकी मुद्रा के कार्य क्या हैं। तो मुद्रा के जो कार्य हैं वो 4 या 5 नंबर में आता है क्वेश्चन। तो इसी दृष्टि से हम इसे देखते हैं कि इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी क्या क्या बनेंगे। तो पहला तो है ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इसमें आपको मुद्रा का पहला कार्य दिया है विनिमय का माध्यम, यानी मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम का अर्थ है कि ये एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। अब मान लीजिए कि इसके पास वस्तु है और इसकी इस व्यक्ति को ज़रूरत है, तो इसे क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए। मुद्रा के माध्यम से ये इसकी कोई भी वस्तु को खरीद सकता है। तो मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। वस्तु विनिमय में कठिनाई होती थी कि इस व्यक्ति की वस्तु की आवश्यकता इस व्यक्ति को हो और इसकी वस्तु की आवश्यकता इसको हो, तभी विनिमय संभव होता था। लेकिन मुद्रा जो है उसने विनिमय का सर्वमान्य माध्यम है और इसके कारण जो है वस्तु विनिमय की कठिनाई दूर हो गई है। दूसरा पॉइंट में आपको दिया है कि मुद्रा जो है मूल्य का मापक है। मूल्य का मापक का अर्थ है जैसे कोई कलाई घड़ी है, कोई घड़ी है और हम वो घड़ी जो है वो खरीदना चाहते हैं। तो मुद्रा विनिमय में क्या है कि यदि मान लीजिए घड़ी की कीमत 500 रुपये, तो आप 500 रुपये में इस वस्तु को खरीद लेंगे। लेकिन जब वस्तु विनिमय होता था तो समस्या ये होती थी कि कोई एक लेखा इकाई नहीं होती थी, एक सर्वमान्य माप नहीं होता था। जैसे एक व्यक्ति के पास घड़ी है और दूसरे व्यक्ति के पास टेबल है, तो अब टेबल वाला व्यक्ति कहता है कि भाई मेरी टेबल जो है वो ज़्यादा कीमत की है, घड़ी वाला का है क्या मेरी घड़ी ज़्यादा कीमत की है। अब इनके बीच में विनिमय कैसे हो?
नहीं हो सकता। लेकिन आज हर वस्तु का मूल्य हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं और इस प्रकार विनिमय जो है मुद्रा के कारण बहुत सुविधाजनक हो गया है। अब इसमें एक चीज़ और दी हुई है आपको कि जो मुद्रा है उसकी क्रय शक्ति का ह्रास होता है। इसका अर्थ समझना ज़रूरी है। कैसे ह्रास होता है कि मान लीजिए कि आपके पास आज 100 रुपये हैं और 100 रुपये में आप आज एक वस्तु खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने ये 100 रुपये खर्च नहीं किए, ठीक, आप ये 100 रुपये रखे रहे तो 10 साल बाद या 20 साल बाद क्या आप 100 रुपये से ये वस्तु खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि 20 साल बाद तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे ये वस्तु है, वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मुद्रा की कीमत क्या हो जाती है? घटती है। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मुद्रा की कीमत घटती है। तो इस प्रकार मुद्रा की क्रय शक्ति में ह्रास होता है। क्रय शक्ति में ह्रास मीन्स अब हम पहले की तुलना में कम वस्तुएं खरीद सकते हैं। वस्तु विनिमय की अब यहाँ पर खामियां दी हुई हैं कि वस्तु विनिमय में क्या कमी होती है। यहाँ उससे पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि कीमत स्तर में सामान्य वृद्धि किसे कहते हैं। तो जब सभी वस्तुओं की कीमत, यानी आप बाज़ार में जिन भी वस्तुओं को खरीदने जाते हैं सभी की कीमत मुद्रा के रूप में बढ़ती है, तो हम क्या कहेंगे कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन क्या है कि कीमत स्तर में सामान्य वृद्धि किसे कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन है। तो जब सभी वस्तुओं की कीमतों में मुद्रा के रूप में बढ़ती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं कि कीमत स्तर में सामान्य वृद्धि हो रही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मुद्रा का मूल्य किसी वस्तु के सापेक्ष घटता है। इसका अर्थ है कि जब वस्तु की कीमत जो है, ये वस्तु है, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मुद्रा की कीमत घटती है। कैसे घटती है कि मान लीजिए कि आज आप 1 रुपये में 2 वस्तु खरीद पा रहे हैं, ठीक। अब ये वस्तु महंगी हो गई, अब आप 1 रुपये में नहीं, अब आप 10 रुपये में 2 वस्तु खरीद पा रहे हैं, ठीक। तो पहले आपकी एक वस्तु कितने की आती थी? 1 रुपये में इतनी शक्ति थी कि वह 2 वस्तुएं खरीद पा रहा था। लेकिन अब 1 रुपये में उतनी शक्ति नहीं, अब उतनी शक्ति किस में आ गई? 10 रुपये में। यानी मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हुई? घट गई। पहले 1 रुपये से आप ज़्यादा वस्तुएं खरीद पाते थे, अब आप 10 रुपये में ही उतनी ही वस्तुएं खरीद सकेंगे। अब इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां दी हुई हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में हमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो पहला जो है वस्तु विनिमय में ये था कि भविष्य के लिए हम वस्तुओं को स्टॉक नहीं कर पाते थे। यदि मान लीजिए कि हम वस्तुओं का संचय कर, मतलब हमारे पास जितनी वस्तु है, हमें उपभोग के लिए, इसमें उदाहरण दिया कि चावल आप उगाते हैं, आपके पास बहुत चावल है, आप उतने का उपभोग नहीं कर पाते, तो आप क्या है, आप सोचते हैं कि मैं इसे भविष्य के लिए रख लूँ, तो भविष्य में मैं इससे वस्तुएं खरीदूँगा। वस्तु विनिमय की बात कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा? चावल नाशवान वस्तु है, तो ये क्या हो जाएगा? चावल नष्ट हो जाएगा। आप 100 साल तक, 100-200 साल तक तो चावल को संचित नहीं रख सकते। दूसरा, यदि आप चावल को रखेंगे तो बहुत ज़्यादा जगह लगेगी। मुद्रा को आप अपने पास रखते हैं तो उतनी जगह नहीं लगती, वस्तुओं को रखने में जगह भी लगती है और वस्तुएं शीघ्र नाशवान भी होती हैं, जबकि मुद्रा जो है वो शीघ्र नाशवान नहीं होती। तीसरे, यदि आपने वस्तुओं को रख लिया तो अब आपको भविष्य में ऐसे व्यक्ति को खोजना होगा जिसको कि आपके चावल की या आपकी वस्तु की ज़रूरत हो। तो मुद्रा ने इन सभी समस्याओं को हल कर दिया है। कैसे हल कर दिया है? क्योंकि अब हम मूल्य का संचय मुद्रा के रूप में करते हैं और मुद्रा जो है वो क्या होती है? शीघ्र नाशवान भी नहीं होती, मतलब अधिक समय तक चलती है, कम जगह में उसको हम रख सकते हैं और उसके मूल्य में स्थायित्व आता है। मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपये में 2 वस्तुएं खरीद रहे हैं,
तो कुछ समय तो आप 100 रुपये में 2 ही वस्तुएँ आपको मिलेंगी। धीरे धीरे वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, लेकिन कुछ समय के लिए तो मूल्य स्थिर ही रहेगा। तो ये आपने 3 कार्य मुद्रा के देखे। पहला विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, और ये तीसरा मूल्य का संचय। अब इसमें एक चीज़ और दी हुई है, ये आपको अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन में आएगा कि आज व्यावहारिक जीवन में मुद्रा जो है वो हम किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन सरकार अधिक करवाना चाह रही है। तो आज सरकार जो है डिजिटल मुद्रा का प्रचलन अधिक करवाना चाह रही है। अब ये डिजिटल मुद्रा क्या होती है, डिजिटल सौदे क्या होते हैं, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि वित्तीय सौदे भौतिक नोट और सिक्के से संबंधित ना होकर व्यवहार करने वाले पक्षकारों के बीच डिजिटल सूचना के रूप में होते हैं। यानी डिजिटल सौदों में क्या होता है कि आप जैसे किराने वाले की दुकान पे गए तो आपने पैसे दिए और वस्तु ले ली, लेकिन डिजिटल सौदे में क्या होगा कि आपने वस्तु ली और उसके बदले में आपने अपने मोबाइल से पेमेंट कर दिया। तो जो है नोट और सिक्के यूज़ में आए नहीं आए। तो डिजिटल सौदे में नोट और सिक्के यूज़ में नहीं आते, बल्कि पक्षकारों के बीच में डिजिटल सूचना, आपने अपने मोबाइल से डिजिटली सूचना दे दी और आपके खाते में से उतना पैसा कम हो जाएगा। अब ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि डिजिटल जो सौदे हैं उनके रूप क्या हैं, तो आपके या उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है। तो आपके जनधन खाते, आधार आधारित भुगतान प्रणालियाँ, ई वॉलेट, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये सारे जो हैं वो डिजिटल सौदे को सुगम बनाते हैं। तो पार्ट 2 में इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू।